नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। नरेंद्र मोदी को हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नरेंद्र मोदी अब इनविंसिबल यानी अजय हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव दर चुनाव विरोधियों को चकमा दे रहे हैं। यह बीजेपी का कोई नेता नहीं कर रहा है, यह इंडिया अलायंस का कोई नेता नहीं कह रहा है, यह पश्चिमी मीडिया खुद कह रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक, बीबीसी से लेकर द गार्डियन तक, हर अखबार में मोदी की बंगाल वाली जीत के ही चर्चे हैं। तो क्या 26 के आगे 27, 28, 29 में मोदी ही हर चुनाव जीतेंगे और विरोधी हर चुनाव हारेंगे? बंगाल में जीत के बाद, बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने के बाद मोदी के हाथ में वो कौन सा फॉर्मूला लगा है जिसे वो आने वाले हर चुनाव में आजमाएंगे? एक ऐसा वक्त जब डीएमके और कांग्रेस में ठन चुकी है, जब अखिलेश कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, जब कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि केरल में उसका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, उस वक्त मोदी अगले मिशन पर काम शुरू कर चुके हैं। मोदी का यह मिशन क्या है? 2029 में भाजपा चप्पा चप्पा, और इसके लिए मोदी ने कौन सा प्लान लॉन्च किया है, इस रिपोर्ट में आपको सब दिखाते हैं। क्या नरेंद्र मोदी अब इनविंसिबल यानी अजेय हो चुके हैं? क्या मोदी की पार्टी अब एक ऐसी फोर्स बन चुकी है जिसे कोई नहीं हरा पाएगा? क्या बंगाल ने देश को यह मैसेज दिया है कि अब हर बार मोदी की ही जीत होगी, विरोधी बार बार होंगे पराजय? और क्या हिंदुत्व के दम पर, भगवा लहर के दम पर 26 के आगे 27 में, 28 में, 29 में अलग अलग राज्यों में अगले लोकसभा चुनाव में मोदी का ही राज आएगा? विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, देखता ही रह जाएगा। लग तो ऐसा ही रहा है। मोदी लहर के इस डर का प्रसारण 26 के मई महीने में शुरू हो गया है। मैं कोई इलेक्शन फॉलो नहीं कर रहा हूँ, केवल यूपी देख रहा हूँ और बंगाल में जो हुआ है उस पर नजर रखे हुआ हूँ। लोकतंत्र के खिलाफ आचरण किया, लोकतंत्र की हत्या रोज करते जा रहा है। ये जो अंधी गुफा में हम सब हैं, उसमें रोशनी बेहद आवश्यक। बंगाल में मोदी की विजय से अखिलेश को इतना भय लग रहा है कि वो अभी से यूपी में एक्टिव हो गए हैं। राहुल हरियाणा में पैदल यात्रा पर निकल गए, तेजस्वी बिहार में टेबल कुर्सी लगाकर कैमरे के सामने बैठ गए। सवाल है कि नरेंद्र मोदी की एक जीत ने विपक्षी खेमे में इतनी खलबली क्यों मचा दी है? यह समझने के लिए आपको सबसे पहले दुनिया की नजरों से बंगाल के नतीजों को डिकोड करना होगा। वॉशिंगटन पोस्ट की यह हेडलाइन पढ़िए। हिंदी में इसका मतलब हुआ, नरेंद्र मोदी अपने आलोचकों को बार बार चकमा दे रहे हैं। और यह सिर्फ एक हेडलाइन की बात नहीं है। द इकोनॉमिस्ट कह रहा है, मोदी की पार्टी को रोकने वाला अब कोई नहीं है। बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया का कोई भी अखबार उठा लीजिए, हर कोई यही लिख रहा है कि अब मोदी को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं डिगा सकता। पॉपुलैरिटी के पैमाने पर, वोटर्स के बीच स्वीकार्यता के पैमाने पर, पब्लिक कनेक्ट के पैमाने पर, अब कोई भी पैमाना उठाकर देख लीजिए, दुनिया की कोई भी रेटिंग देख लीजिए, दुनिया का कोई भी सर्वे देख लीजिए, हर सर्वे में, हर रेटिंग में मोदी ही लीडर नंबर 1 है, दूर दूर तक कोई नहीं है। अमेरिका के मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी दुनिया के 24 राष्ट्राध्यक्षों में ग्लोबल लीडर नंबर 1 बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग 70% है। इस रेटिंग में 19 वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग 50% से कम है। इंटरनेशनल के साथ साथ नेशनल रेटिंग में भी मोदी अपने बाकी विरोधियों से कहीं आगे हैं। हिंदुस्तान के 55% लोग इस वक्त भी मोदी को पीएम पोस्ट के लिए टॉप चॉइस मानते हैं। भारत के 57% लोग बतौर प्रधानमंत्री मोदी के काम को गुड बताते हैं। आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, चुनाव जीतने के मामले में मोदी के आगे दूर दूर तक कहीं कोई नहीं दिखता, कोई नहीं टिकता। इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि मई 2014 में बीजेपी प्लस सिर्फ देश के 7 राज्यों में सत्ता में थी, मगर आज मई 2026 में बीजेपी प्लस 22 राज्यों में सरकार चला रही है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 2014 में सिर्फ 22% लोग एनडीए शासित राज्यों में रहते थे। आज यानी मई 2026 में 78% लोग एनडीए शासित राज्यों में रहते हैं। 2014 में हिंदुस्तान का 34% क्षेत्र एनडीए के पास था। 2026 में 76% क्षेत्र एनडीए के पास आ चुका है और ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा निकल चुका है। अब जहां पर भी जाएगा हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा। देश भर में ऐसे कार्यकर्ता हो तो भारतीय जनता पार्टी अगले 100 साल तक वो अपने जनता की सेवा करते रहेगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, राष्ट्राध्यक्ष जी का बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतनी ऐतिहासिक जीत खुद यहाँ पर रहकर उन्होंने देखा। 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तब तक रहेंगे जब तक वो चाहेंगे, क्योंकि जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी हर पत्ते पत्ते पर, चप्पे चप्पे पर भारतीय जनता पार्टी है। शहनवाज हुसैन ने सही कहा, आज मोदी की पार्टी पत्ते पत्ते पर है, चप्पे चप्पे पर है और इसकी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी ही है। हिंदुत्व के विजयी रथ पर सवार मोदी लहर ही है। बंगाल के नतीजों ने यही मैसेज दिया है और अब मोदी 2029 के लिए इसी प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। 26 से 29 वाले इस पड़ाव में मोदी का अगला गोल 2027 के सारे चुनाव जीतने हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब और हिमाचल में चुनाव होने हैं। इन 7 राज्यों में से 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 6ठे में आप है, 7वें में कांग्रेस है। बंगाल के चुनाव ने यह करीब करीब तय कर दिया है कि 2027 में मोदी यूपी, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर को रिटेन कर लेंगे। रही बात पंजाब और हिमाचल की, तो उसके लिए भी मोदी की पार्टी ने अभी से कमर कस ली है। नेक्स्ट पंजाब, नेक्स्ट हिमाचल, नेक्स्ट तेलंगाना वाले मैसेज के साथ अपने फ्यूचर वाले इरादे जाहिर कर दिए हैं। बंगाल में सरकार बनाने के बाद 11 मई को मोदी सोमनाथ पहुंच रहे हैं। इसका भी एक राजनीतिक महत्व है और वो महत्व ये है कि बंगाल के बाद मोदी का हिंदुत्व वाला टेम्पलेट अब भविष्य के सभी चुनावों के लिए सेट हो चुका है। मोदी को डेवलपमेंट के नाम पर भी वोट मिलेंगे, देश की बेहतर होती इकोनॉमी के नाम पर भी वोट मिलेंगे, नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर भी वोट मिलेंगे और सांस्कृतिक उत्थान, सनातन के नाम पर भी वोट मिलेंगे। बंगाल ने मोदी को सिक्योरिटी के मामले पर भी वोट मिलेंगे। बंगाल ने मोदी को इसका आइडिया दे दिया है कि विपक्ष का मुस्लिम वोट फैक्टर अब मायने नहीं रखता अगर हिंदू वोट बीजेपी के फेवर में इंटैक्ट है। बंगाल के चुनावी नतीजों ने बीजेपी और सेकुलर पार्टी के बीच डिवाइड को पूरी तरह हिंदू मुस्लिम आधार पर कर दिया है। फायदा मोदी को हुआ, घाटा विरोधियों को हुआ। बंगाल और असम का उदाहरण ही ले लीजिए। बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में 2/3 सीटें जीती और एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि असम में विपक्ष के 24 जीतने वाले उम्मीदवारों में से 22 मुस्लिम थे। उनमें भी कांग्रेस के 19 में से 18 मुस्लिम थे। बंगाल में 293 नए विधायकों में 40 मुस्लिम हैं, उनमें से 34 तृणमूल कांग्रेस के ही हैं। यानी जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, वहां से मोदी के सारे विरोधी एक एक करके सत्ता से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। बीजेपी की विरोधी पार्टियां मुस्लिम पार्टियों जैसी दिखने लगी है। भले ही उनके नेता हिंदू ही हों, बीजेपी चाहती भी यही है, ये ऐसा ही हो और इसके पीछे एक फॉर्मूला है। बीजेपी का वो फॉर्मूला है हिंदू बनाम बाकी सब, यानी 80-20 का समीकरण बीजेपी के फेवर में है, क्योंकि मोदी और शाह ने विपक्ष के पुराने कास्ट डिवाइड वाले फॉर्मूले को तोड़ दिया। बंगाल और असम में यही हुआ। हिंदू वोटर्स ने पोलराइज होकर बीजेपी को सपोर्ट किया, भले ही मुस्लिम वोट 90% प्लस विपक्ष को गया। जो बंगाल में हुआ, जो असम में हुआ, अगर हिंदू ऐसे ही एकजुट रहा तो 2029 में मोदी को उसका फायदा कैसे, कितना मिल सकता है, ये देख लीजिए।
2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 44% हिंदुओं का वोट मिला। एनडीए को 51% हिंदुओं का वोट मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी प्लस का हिंदू कोर सपोर्ट बरकरार रहा। 24 में एनडीए को औसतन 40 से 45% हिंदू वोट मिला। 2019 से 2026 तक के चुनावों का ट्रेंड रहा है कि बीजेपी का हिंदू वोट शेयर राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 40 से 50% रहता है, लेकिन राज्यों और पोलराइज्ड चुनाव में ये 55 से 70% प्लस तक पहुंच जाता है। जब हिंदू वोट जाति से ऊपर एकजुट होता है और अगर 2029 में यही ट्रेंड जारी रहा तो 48 से 55% प्लस हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, जो मोदी को चौथी बार देश का प्रधानमंत्री बना सकता है। मोदी के फेवर में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी हिंदू वोट के कंसोलिडेशन ने इंडी अलायंस के खेमे की टेंशन बढ़ा दी है। मोदी और शाह की जोड़ी भविष्य के चुनाव के लिए हिंदुओं को एकजुट रखने के लिए बंगाल में सरकार बनाते ही मिशन मोड में जुट गए हैं। मोदी 11 मई को सोमनाथ पहुंचेंगे, शाह आज ही कर्नाटक पहुंच गए। बीजेपी इस लेवल पर जाकर चुनाव लड़ती है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आज हमारी विचारधारा के अनुयायियों के लिए भारत माता को आराध्य मानकर जीवन जीने वाले सभी देश के लोगों के लिए केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहुत बड़ा दिन है कि जिस भूमि पर श्री अरविंद, श्री विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस और हमारी विचारधारा के पुरोधा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ, वहीं आज भगवा लहराने का काम हुआ है। जिन्होंने कर्नाटक की पवित्र भूमि पर धर्म को पकड़ कर रखा है, धर्म के आधार पर समाज का हमेशा मार्गदर्शन किया है। जब भी भारत का राजनीतिक दलों का इतिहास कोई लिखेगा, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास लिखेगा, तो दक्षिण भारत में भाजपा को आगे बढ़ाने वाले नेता में येदियुरप्पा जी का नाम निश्चित रूप से सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। भाइयों बहनों, जब जनसंघ बना, भाजपा बना, तब एक विचार प्रचारित किया गया कि दक्षिण में कभी भाजपा आगे नहीं बढ़ सकती है। और येदियुरप्पा जी ने दक्षिण में भी पहले उप मुख्यमंत्री और फिर मुख्यमंत्री बनकर दक्षिण के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खोलने का काम श्रीमान येदियुरप्पा ने किया। अखिलेश को अचानक महाराणा प्रताप की याद आने लगी है। अचानक से इंडिया अलायंस के हर नेता के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। हम सब लोगों को मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के, जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। कल एक बहुत डेवलप्ड कंट्री में चुनाव था, काउंसिल का चुनाव, बैलेट से हुआ, सीक्रेट बैलेट से। इंग्लैंड में, यूके में कल बैलेट का वोट पड़ा है। पूरे इंग्लैंड ने वोट डाला है बैलेट से। क्या हम इंग्लैंड से आगे हैं? और ये मांग बहुत पुरानी है, हमारी समाजवादियों की मांग है। जब अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने तो कल ही वोट डाला है,
मैं बात इसलिए कह रहा था कि शायद कल रिजल्ट देखते रहे होगे आप बैलेट का, तो बैलेट से वोट पड़े ये मांग हमारी रहेगी। लेकिन जो आप हमें डरा रहे हो, हम सबका भरोसा जीत कर ये कह रहे हैं कि ईवीएम से अभी हराया है, ईवीएम से फिर हरा करके ईवीएम हटाएंगे। मैं कोई इलेक्शन फॉलो नहीं कर रहा हूं, केवल यूपी देख रहा हूं और बंगाल में जो हुआ है उस पर नजर रखे हुआ हूं। कुछ भी हो जाए, विचारधारा की लड़ाई है और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक दो ही विचारधारा है, एक आरएसएस की नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। राहुल कह रहे हैं कि बीजेपी को हिंदुस्तान की कोई भी दूसरी पार्टी हरा नहीं सकती, सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है। सच्चाई तो यह है कि राहुल खुद मोदी से जीत नहीं सकते। राहुल हार की सेंचुरी लगाने से सिर्फ एक हार दूर है। रही बात उनकी पार्टी की, तो वो कैसे धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है, ये भी देख लीजिए। तमिलनाडु में 58 साल से कांग्रेस का सीएम नहीं है, यूपी में 37 साल से, बिहार में 36 साल से, गुजरात में 30 साल से, महाराष्ट्र में 12 साल से, ओडिशा में 26 साल से, बंगाल में 49 साल से, त्रिपुरा में 33 साल से, नागालैंड में 23 साल से, असम में 10 साल से, अरुणाचल में 10 साल से, सिक्किम में 42 साल से, गोवा में 14 साल से, दिल्ली में 13 साल से कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई है। मोदी विरोधी गुट चाहे कितना भी जोर आजमाइश कर लें, लेकिन अब वो नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पाएगा। 26 के चुनाव से ये भी क्लियर हो गया है। इस बार के चुनाव में सियासत के 3 पावर हाउस यानी बंगाल से ममता, तमिलनाडु से स्टालिन और केरल से लेफ्ट का विकेट गिर चुका है। अब इन तीनों का कमबैक करना मुश्किल है, इंडी का जीतना मुश्किल है। गृह मंत्री जी ने कल खूब बोला ना, आपने देखा होगा ना, कि आपके जो साथी आप इंडी गठबंधन में हैं, ये बंगाल में जीत रहे थे तो क्या वोट चोरी कर रहे थे क्या? उन्होंने राहुल गांधी जी को कहा भी चिंतन करना चाहिए, आप झूठे आरोप क्यों लगाते हो? ऐसे आरोप लगाते हैं और आज उनके साथ बैठे हैं। देखिए, वोट चोरी के मामले में लोकसभा में और राज्यसभा में एसआईआर की चर्चा के समय खूब चर्चा हुई और उनकी पोल खुल गई थी कि सबसे ज्यादा अगर वोट चोरी की घटनाएं हुई है किसी के जमाने में तो कांग्रेस के जमाने में, जिसमें उदाहरण सरदार पटेल साहब का भी लोगों ने दिया बहस में, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का भी दिया। पहला चुनाव तो बाबा साहब को ही हरा दिया उन्होंने, 74,333 वोट खारिज करवा करके। तो वो किस मुंह से बोल रहे हैं जी? गृह मंत्री जी ने ठीक ही कहा, उनको चिंतन करना चाहिए। विनम्रता अगर ये इनमें होती तो शायद आज ये हाल इनका नहीं होता। इनका ये घमंड, ये अहंकार कि जनादेश को भी स्वीकार नहीं करेंगे, इस अहंकार ने केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। ही इनका ये पतन किया है। 2026 के इस चुनाव ने भारत की क्षेत्रीय पार्टियों को 2014 के बाद सबसे बड़ा झटका दिया है। 2014 में बीजेपी पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जोरदार तरीके से उभरी थी और अब यह सिलसिला 3 लोकसभा चुनावों के बाद राज्य स्तर पर भी 3 बड़े राज्यों की विधानसभा में दिख रहा है। अगर 2027 में उत्तर प्रदेश और गुजरात चुनाव में बीजेपी अपनी जीत को और पक्का कर ले तो तय मानिए क्षेत्रीय विपक्षी पार्टियां और भी कमजोर और बिखरी हुई नजर आएंगी। मोदी की ताकत लगातार बढ़ती चली जाएगी। 2026 में बंगाल और असम की ये 2 जीतें बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों में ट्रैक्शन का काम करेंगी। इन 2 जीतों से 2027 में मजबूत प्रदर्शन
और 2029 में लोकसभा में वापसी के लिए रास्ता साफ हो गया है। मोदी अब विजेता वाली छवि के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें रोक पाना करीब करीब नामुमकिन है। इसकी भी वजह है 24 लोकसभा चुनाव के बाद 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभा चुनाव हुए, उनके आंकड़ों को देखें तो साफ दिखता है कि बीजेपी मजबूती से वापसी कर रही है। 2024 लोकसभा के आधार पर बीजेपी को 497 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है। अब इन विधानसभा चुनाव में वो 664 सीटें जीत चुकी है, यानी 167 सीटों का शुद्ध फायदा। ये लगभग 21 लोकसभा सीटों के बराबर माना जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस उल्टी दिशा में चल रही है। उसके पास 353 सीटों से घटकर सिर्फ 171 सीटें रह गई हैं, यानी 182 सीटों का नुकसान। नरेंद्र मोदी और राहुल के बीच ये गैप 27 में और बढ़ने वाला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके दो उदाहरण आज ही देखने को मिले। एक तस्वीर पंजाब से आई, दूसरी तस्वीर यूपी से आई। दोनों जगह पोस्टर्स लग चुके हैं। 26 में बंगाल के बाद 27 में पंजाब और यूपी के लिए मोदी की पार्टी कमर कस चुकी है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही अब मिशन पंजाब की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पंजाब बीजेपी के मुख्यालय में, जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में है, वहां लगे पोस्टर बयां कर रहे हैं। ठीक मेरे पीछे पंजाबी में आप जो ये पोस्टर देख रहे हैं, ये पोस्टर में लिखा है, बंगाल ने दित्ती पंजाब नू भाजपा नू सेवा, मतलब बंगाल ने बीजेपी को सेवा दी है, हुण पंजाब दी है बारी, और अब पंजाब की बारी है। तो ये पोस्टर जो है, ये सिर्फ एक पोस्टर यहाँ नहीं लगा है, उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लंबा चौड़ा कटआउट यहाँ पर लगा हुआ है। उसके साथ ही दूसरा काफ़ी बड़ा एक पोस्टर जो है, या फ्लैक्सी जो है, वो सामने लगी हुई है। यहाँ पर भी यही लाइन लिखी हुई है, बंगाल ने दित्ती भाजपा नू सेवा, हुण पंजाब दी है बारी। और ये इस तरह के पोस्टर जो है पंजाब में अलग अलग जो बीजेपी दफ्तर हैं वहाँ पर लगाए गए हैं, और सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के कटआउट्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। हर कोई शेयर कर रहा है, छोटा या बड़ा नेता। और ये लगातार इस तरह के कटआउट से ये साफ है कि अब मिशन 2027 के लिए पंजाब बीजेपी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। पश्चिम बंगाल में पहली बार भगवा लहराया है, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो आत्मविश्वास है वो निश्चित तौर पर सातवें आसमान पर है। और इसी को देखते हुए लखनऊ में जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृष्ण का रूप दिया गया है, भगवान कृष्ण का रूप दिया गया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अर्जुन दिखाया गया है। और किस तरीके से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सही दिशा दिखाई थी, धर्म का पाठ पढ़ाया था, और उसी के चलते पांडव महाभारत का युद्ध जीतने में कामयाब हुए थे। और इसी तर्ज पर कुछ यहाँ पर दिखाया गया है, महाभारत का सीन भी दिखाया गया है, भगवान कृष्ण का रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है, गांडीव लिए हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और 22 राज्यों में भगवा बीजेपी का दबदबा, और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका अलग रंग है, और बाकी राज्यों का जो रंग है वो अलग किया गया है। और किस तरीके से ये बड़ी जीत हासिल हुई है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा इस समय देश में है, किस तरीके से पहली बार पश्चिम बंगाल में भगवा लहराया है, इन सारे एग्जाम्पल्स को सेट करते हुए बीजेपी के जो लोकल नेता हैं उनकी तरफ से पोस्टर लगाया गया है, जो साबित करता है कि बंगाल के चुनाव निपटने के बाद अब सारा ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर होगा। और ऐसे में 27 की लड़ाई से पहले उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक तपन है, जो राजनीतिक तपश है, वो फिलहाल दिखना शुरू हो गई है। यानी मोदी अब आगे के चुनाव बंगाल वाले टेम्पलेट पर ही लड़ेंगे, जिसमें हिंदुत्व भी होगा, विकास भी होगा। रही बात विरोधी खेमे की, तो वहां हर कोई एक दूसरे से रूठा है। डीएमके कांग्रेस से रूठी है, सपा कांग्रेस पर तंज कस रही है, केरल में कांग्रेस के भीतर ही उठा पटक चल रही है। वो बात दूसरी है कि कैमरे पर सब ऑल इज वेल ही कह रहे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर सारे के सारे मोदी के विजय रथ से डरे सहमे बैठे हैं। भाई हमने कहा कि मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ा जाता है। क्या खराब बात कही मैंने? गठबंधन बहुत अच्छा रहेगा, गठबंधन मजबूत रहेगा। तो समय की बात है, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ है कि मंत्रिपरिषद से डीएमके निकली है, मुझे आज भी याद है। कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग, पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ तो हम एक हैं, तो इंतजार करना चाहिए।
आज कांग्रेस पार्टी अपने वसूलों और सिद्धांतों पर कि हम भाजपा की सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न बने, उसमें एक सेक्युलर फोर्स की तरह आगे बढ़ के काम करें। ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम लोगों का मानना है कि कई दफा अतीत के रिश्ते और भविष्य की चुनौतियों के बीच में चयन बहुत सहज नहीं होता है। ये उन दो दलों के रिश्तों को छोड़ा जाए और जिस दिन, जैसा कल तेजस्वी जी ने भी कहा कि जब क्षेत्रीय दल सब लोग बैठेंगे तो एक बार विशद चर्चा होगी, लेकिन अभी इसको खबर की शक्ल में डाल देना सहज नहीं लगता, उचित नहीं लगता। ये तो तथ्य है ना कि वहां अलायंस खत्म हुआ, उसके बाद ये चिट्ठी नेचुरल प्रोग्रेशन में आती है। अब उसमें इससे ज्यादा खबर का एलिमेंट तो कुछ नहीं है। देखिए, अभी बहुत सारी चीजें बदलेंगी और उस बदलाव से भारतवर्ष को एक बेहतर विकल्प मिले, क्योंकि ये जो अंधी गुफा में हम सब हैं उसमें रोशनी बेहद आवश्यक। देखिए, कांग्रेस पार्टी पर कोई भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करती है। कभी तो वो स्टालिन को पूरा गले लगाने का काम करते थे, अब सब लोगों को मालूम हो गया है कि कांग्रेस पार्टी जैसे ही उसका सहयोगी कमजोर होता है, सहयोगी की नाव डूबती है, वो चूहे की तरह कूद कर भाग जाता है। ये कांग्रेस की इमेज हो गई। तो जब कांग्रेस ने दामन छोड़ दिया डीएमके का तमिलनाडु में, तो डीएमके ने भी लिख कर दे दिया है कि इनके साथ यहाँ भी बैठना नहीं है। कांग्रेसी से वो मिलना जुलना भी नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते। और कांग्रेस ऐसी पार्टी हो गई है जो राहुल गांधी बयान देते हैं कि बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है, उसको लेकर अखिलेश यादव भी चिंतित हो गए। उनको भी लग रहा है कि जैसे वो 27 में हारेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे पहले कांग्रेस उनसे अलायंस तोड़ लेगी। यानी साफ साफ दिख रहा है, मोदी के सारे विरोधी अभी से ही डर गए हैं। इस बात के भी साफ संकेत मिले हैं कि अब मोदी की लहर रुकने वाली नहीं है। ये लहर और तेज और तीव्र होने वाली है। 29 आते आते देश का चप्पा चप्पा अगर भगवा हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी फुल एक्शन मोड में। सोमवार को नबन्ना में मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक बुलाई है। बंगाल पुलिस के अफसर के साथ सीधी बैठक शुवेंदु अधिकारी करेंगे। बंगाल में पहली बार भगवा सरकार आने के बाद माहौल बदला हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के बाहर लोग भगवा झंडा लहरा रहे हैं। बंगाल के हिंदू जश्न मना रहे हैं। बंगाली संस्कृति के रंग पूरे बंगाल में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को एक और फायर ब्रांड मुख्यमंत्री मिल गया है। बंगाल के हिंदुओं के लिए शुवेंदु ने संकल्प लिया है। शुवेंदु का एक्शन प्लान रेडी है। बंगाल डबल इंजन सरकार में अब तेजी से आगे बढ़ेगा। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। ये शुभेंदु अधिकारी का नया बंगाल है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। बंगाल के कोने कोने में हिंदुत्व के हुंकार है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू बचाओ, देश बचाओ। काली घाट से गंगा सागर तक भगवा की ललकार है। जय श्री राम, जय श्री राम। आप बोल पा रहे हैं जय श्री राम? हाँ, जय श्री राम बोल रहे हैं। बंगाल में ये पहले बीजेपी सरकार है। मोदी ने बंगाल की कमान शुभेंदु अधिकारी को पकड़ाई है। शपथ ग्रहण में शुभेंदु अधिकारी भगवा गेटअप में आए। भगवा कुर्ता, भगवा गमछा, माथे पर भगवा तिलक। ये बंगाल में हिंदुत्व के नए ज्वार का उभार का संकेत है। 4 मई से 9 मई के बीच 5 दिन का ही वक्त हुआ है। इतने कम समय में बंगाल 180 डिग्री बदल गया। कट्टरपंथियों से डरकर जीने वाला बंगाल का हिंदू अब टाइगर बन चुका है। शुवेंदु दादा को एक बंगाली महिला किस तरह से देखती है,
वो तो बंगाल टाइगर है, उनसे जो उम्मीद है अब लगता है कि कुछ होगा देश का, इस बंगाल का विकास तो जरूर होगा। जो हम लोग ने, हम खुद ऑफिस करते हैं, नहीं निकल पाते थे, निकलना नहीं, 8 बजे के बाद निकलना नहीं है, अब तो मुझे लगता है मैं 2 बजे भी निकल सकती हूँ। महिला सुरक्षित है, दादा पे ये विश्वास तो है। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने से बंगाल का 70% हिंदू बहुत खुश है। सिर्फ एक चुनाव जीत से बंगाल में हिंदुओं का मानस बदल गया है। शुभेंदु अधिकारी जैसा धाकड़ हिंदू मुख्यमंत्री बनने से बंगाल के हिंदुओं का मोरल हाई है। अब बंगाल का हिंदू दीदी की परछाई से बाहर निकल रहा है। मुस्लिम वोट के लिए हिंदुओं को दबाने वाली टीएमसी के झंडे बैनर उखाड़ रहा है। शुभेंदु के शासन में बंगाल का हिंदू टीएमसी के गुंडों से डरेगा नहीं। अब बंगाल का हिंदू आगे बढ़ेगा। हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदुओं के लिए है ये, मगर डेवलपमेंट और बेरोजगारी को दूर करने के लिए बंगाल में टीएमसी को हटाना बहुत जरूरी था, इसलिए बीजेपी को लाना ही बहुत जरूरी था। हमारा लीडर शुभेंदु अधिकारी इज द बेस्ट। मोदी के नेतृत्व में बंगाल उन्नयन करेगा इस बार। शुभेंदु को डराने के लिए चुनाव के फौरन बाद उनके पीए का मर्डर करा दिया गया। बीते 5 साल में शुभेंदु को कम से कम 4 बार मारने की कोशिश की गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो डर जाएं और मेदिनीपुर तक सीमित रह जाएं। शुभेंदु ममता की गुंडा वाहिनी से डरे नहीं। 5 साल जमकर लड़े। नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, ईस्ट बंगाल, सब जगह घूम घूम कर प्रचार किया। साधु संतों को दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिर में ममता का किला उखाड़कर मुख्यमंत्री बन गए। आज 5 বছর ধরে অনেক লড়াই করেছে, অনেক লড়াই, মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসছে। হ্যাঁ, একবার 3 বার না 4 বার ওকে মারার চেষ্টা করেছিল, তাতে ফিরে শুধু এই জন্য। আজ 5 বছর ধরে কোথায় যায়নি, যেখানে কেউ যায়নি ও একা গেছে। মানে এখান থেকে উত্তর থেকে দক্ষিণ থেকে পূর্ব এর থেকে, হ্যাঁ, ওই একাই ওই ছেলে লড়াই করেছে। আর যতটুকু ছেলেবেলা থেকে পেয়েছে বাবার কাছ থেকে, বাবাও এরকম ছিল। चुनाव से पहले बंगाल का हिंदू बटा हुआ था। मुस्लिम एक मुश्त ममता के साथ खड़ा था। शुभेंदु ने अपने आक्रामक तेवरों से बंगाली हिंदू को लड़ना सिखाया। 70% हिंदू बंगाली और गैर बंगाली को एक धागे में पिरोया। बंगाली हिंदुओं को काली माता से और गैर बंगाली हिंदुओं को गंगा मैया और प्रभु श्री राम से कनेक्ट कर एक सॉलिड वोट बैंक तैयार किया, जिसके आगे ममता का 30% मुस्लिम वोट बैंक हार जीत पर असर नहीं डाल पाया। काली माता की, गंगा माता की, जय जय श्री राम। शुभेंदु की शुरुआत आरएसएस से हुई थी। कांग्रेस के रास्ते राजनीति में कूदे, फिर ममता के साथ टीएमसी में आए। शुभेंदु अधिकारी ने ममता के साथ मिलकर 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार उखाड़ी। बीजेपी में आए तो 15 साल पुरानी ममता की सरकार को उखाड़ फेंका। बंगाल में ममता को उखाड़ फेंकने के लिए शुभेंदु ही परफेक्ट फेस हैं। ये बात नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले समझ ली थी। 19 दिसंबर 2020 को शुभेंदु बीजेपी में आ गए। नंदीग्राम के संग्राम का चेहरा ममता बनर्जी थी, उसके पीछे की ताकत शुभेंदु अधिकारी थे। शुभेंदु में शुरू से ही लोगों को संगठित करने की अद्भुत शक्ति थी। इस चुनाव में 45% वोट शेयर के साथ उन्होंने बीजेपी को 207 सीटों तक पहुंचा दिया। 40% वोट शेयर के साथ ममता बहुत पीछे 80 पर सिमट गई। शुभेंदु का अगला टारगेट 2029 का लोकसभा चुनाव है। बंगाल बड़ा स्टेट है, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं, बीजेपी के पास 12 सीटें हैं, टीएमसी के पास 29 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 1 सीट है। शुभेंदु ने 2029 में बीजेपी का वोट शेयर 45 से बढ़ाकर 60% तक ले जाने का संकल्प लिया है। शुभेंदु इस टारगेट को भी हिंदू वोट से ही पूरा करेंगे। उनका फंडा बिल्कुल क्लियर है, जो बीजेपी के साथ है, बंगाल की सरकार उसके साथ है। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ,
सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल में लेफ्ट हो या टीएमसी, जो भी इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश करेगा उसका तगड़ा इलाज होगा। स्टाइल योगी वाली भी होगी और इजराइल वाली भी होगी। जरूरत पड़ी तो गाजा वाला ट्रीटमेंट भी देने से शुभेंदु नहीं हिचकेंगे। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। शुभेंदु के पास राजनीति में बड़े बड़ों को हराने का अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से उन्होंने लगातार 2 चुनाव में 2 बार की मुख्यमंत्री को मात दी है। 2027 में इसी फॉर्मूले से वो अखिलेश को भी पस्त कर देंगे। ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, हिंदू वोट को जोड़ो, विरोधियों को मुस्लिम वोट पर लड़ने दो। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। 12,000 जो आपने लीड दिया था, बोला था 12,000 से ज्यादा लीड करेंगे, तो 15,000 में लीड किया भवानीपुर। पूरा हिंदू कंसोलिडेट हो गया ना फुल। जो 15% के करीब हिंदू वोट अभी ममता के पास है, शुभेंदु ने उसे जोड़ने की कोशिश शपथ ग्रहण के फौरन बाद शुरू कर दी। वो पैदल ही कोलकाता के हिंदू बहुल इलाके में लोगों से मिल रहे हैं, उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। यही बात उन्हें मास लीडर बनाती है। अब शुभेंदु के सामने 5 बड़ी चुनौती है। बंगाल में अवैध घुसपैठ को रोकना, गौ तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाना, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करना, कानून व्यवस्था मजबूत करना, सिंडिकेट कट मनी कल्चर पर लगाम लगाना। बंगाल में 15 साल तक हिंदू महिलाओं पर बहुत जुल्म हुए। टीएमसी के गुंडों ने अति कर दी थी। अब शुभेंदु के सामने चुनौती इन महिलाओं को न्याय दिलाने की है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो में दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाने का वादा किया है। शुभेंदु को यह वादा जल्द पूरा करना होगा ताकि बंगाल से भय का अंत हो। बीजेपी ने बंगाल में यूसीसी लागू करने का वादा किया है। बंगाल में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी को देखते हुए इसे लागू करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी चुनौतियों से लड़ते हुए ही राजनीति में आगे बढ़े हैं। उनके घर वालों को विश्वास है कि शुभेंदु बंगाली मानुष की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। वो तो चोर था, वो चोर राजनीति में चोरों का स्थान नहीं है। राजनीति में कोई दुश्मन और कोई चोरों का स्थान नहीं है। बंगाल का माटी बहुत पवित्र माटी, बहुत पवित्र माटी। ये पवित्र माटी को हम लोग प्रणाम करता है। वो बहुत गंदा काम किया है, वो गंदा काम जरूर हटा देना चाहिए। हम लोग चाहता है बंगाल अच्छा रहे। हमारा जो एग्रीकल्चर पीपुल है, धान चाष करता है, पान चाष करता है, मत्स्यजीवी परिवार है, और ये सब परिवार का उन्नति हो, और जनरल जो एजुकेशन पाने वाला पाया जो सब आदमी, वो लोग को जो उपयुक्त जगह पर उपयुक्त शिल्प बना के वो लोग को उपयुक्त जगह में प्लेस करे। ये कोलकाता में बंगाल के नए मुख्यमंत्री का आवास है। यहाँ नई नेम प्लेट लगा दी गई है। 2017 बैच की आईएएस अधिकारी शांतनु बाला को बंगाल के नए मुख्यमंत्री की निजी सचिव बनाया गया है। शुभेंदु अधिकारी सोमवार से फुल एक्शन में होंगे। नवान्न में बंगाल पुलिस अफसरों के साथ सबसे पहले मीटिंग करेंगे। ममता राज में मनमानी करने वाले अफसरों पर गाज गिरनी तय है। तेज तर्रार पुलिस अफसरों को शुभेंदु की सरकार में अहमियत मिलेगी, जिससे बंगाल ज्यादा सुरक्षित होगा। सरकार बदलते ही बंगाल में परिवर्तन शुरू हो गया। हिंदू शक्ति की महिमा फिर से दिखने लगी। बंगाली कल्चर की स्थापना शुरू हो गई है। बंगाल अपनी गौरवशाली विरासत की तरफ लौटने लगा है, जिसे ममता के तुष्टीकरण वाले राज में भुला दिया गया था। बंगाल में हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतीक
छत्रपति शिवाजी महाराज की स्थापना मंदिरों में शुरू हो गई है। आज ये भारत का हिस्सा नहीं बनता, हमारी इस्लामिक कंट्री में रहना पड़ता। इसलिए जो बंगाल का फॉर्मेशन किया है, बंगाल को जिन्होंने तैयार किया है, आज मुख्यमंत्री बनने का बाद उसका घर आकर उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये तो प्राथमिकता है। ये तो करना चाहिए, काम करना चाहिए, बंगाल को फिर खड़ा करना चाहिए, मोदी जी का विजन पूरा करना चाहिए, बीजेपी का संकल्प पत्र का पूरा करना चाहिए। बंगाल बर्बाद ना हो, इसलिए हम सब लोग को काम करना चाहिए। सब बंगाल का हर पार्टी, हर सबको हम लोग कोऑपरेशन चाहता है। सरकार चलाने के लिए सबको मदद चाहिए, सबको सुझाव चाहिए। आइए एक साथ बंगाल को खड़ा करना चाहिए। আমি একটা কথাই বলবো, উনি রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক লোকের সম্পর্কে মন্তব্য করব না। बंगाल को लंबे अंतराल के बाद डबल इंजन सरकार मिली है। जहां जहां डबल इंजन वाली सरकार आती है, वहां बीजेपी लंबे समय तक राज करती है। शुभेंदु को राजनीति विरासत में मिली है। वो ममता की स्टाइल से भी भलीभांति परिचित हैं। लिहाजा टीएमसी के कटमनी और क्राइम वाले कल्चर से निपटना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तमिलनाडु में विजय के